मेरे साथ जुड़ने वाले सभी साथियों को सादर नमस्कार। चंद्रशेखर आज़ाद के 2 एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से उसकी यात्रा एक गांव से आरंभ होकर के कैसे वो पढ़ने के लिए बनारस जाता है, संस्कृत विद्यापीठ से आगे का उसका वहाँ के क्रांतिकारियों के साथ कैसे संबंध बनता चला जाता है, और ककोरी डकैती कांड का प्रमुख होते हुए भी, यद्यपि उसको लीड कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज में उसके पहले भी, ककोरी में भी और उसके बाद भी सब तरह से पूरा सक्रिय होने के बाद भी चंद्रशेखर अंग्रेज सरकार की पकड़ में नहीं आ पा रहा था। कमाल का बुद्धि कौशल्य था इस व्यक्ति का, कमाल का इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था इसका। कहीं भी वेश बदल करके, मैंने कल भी कहा था कि ये एक अच्छा एक्टर था परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार। और कल मैंने बताया था झांसी में किस प्रकार से पुलिस ढूंढ रही है और ये थाने में जाकर के पुलिस वालों के साथ गपशप करके आ जाता था, कारण इसकी पहचान किसी के पास नहीं थी। ये एक ऐसा विलक्षण क्रांतिकारी था कि वो ढूंढे तो किसको ढूंढे, कुछ तो पहचान हो। पकड़े जाने वाले लोगों से पूछे तो क्या पूछें, कैसा है वो, नहीं हम नहीं जानते जी। सब लोग बोलते थे चंद्रशेखर कौन, नहीं हम जानते कौन है वो। झांसी में ये हरिशंकर के नाम से, फिर वो बुंदेलखंड में कैसे मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बन के, और कैसे पुलिस वालों की ही गाड़ी चला के और लाइसेंस लेकर के आके, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी थी। लेकिन लास्ट में हम पहुंचे थे किस प्रकार से अंग्रेज सरकार अपना कार्यक्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रही थी, और उस बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, सर जॉन साइमन को भारत में भेजा आयोग बना करके। उस आयोग को उसके नेतृत्व में आयोग बना करके भेजा। साइमन कमीशन का पूरे देश के अंदर घोर विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, प्रोटेस्ट हुए, सब तरह से लोगों ने कहा कि अंग्रेज सरकार का और प्रभाव नहीं बढ़ने देंगे, कम होना चाहिए, आप बढ़ा रहे हो। अब ये 2 धाराएं तो आपको थी ही। एक धारा तो वो ये थी कि अच्छा किसी तरीके से माई बाप कुछ ना कुछ दे दिया करो हमें, और वो धारा बड़ी प्रबल होती जा रही थी, सशक्त होती जा रही थी। कौन सी धारा? जो जान हथेली पर रख करके ये समझ के चल रहे थे कि ये गिनती के हैं कितने, जब देश उठ खड़ा होगा, जवानी उठ खड़ी होगी, कुछ लोग जब संकल्प कर लेंगे तो इनको एक ही दिन 1 घंटा तय करके समाप्त कर देंगे। उसी प्रकार से बम बनाने की कला, कैसे वो अमृतसर, कैसे वो शंभूनाथ झा, इस प्रकार के सब लोगों का जो मैंने सारे एपिसोड्स के अंदर, अभी 2-3-4 एपिसोड में ये सारे नाम आए हैं। बम बनाने का लार्ज स्केल पर, युद्ध स्तर पर, बड़े पैमाने पर जो काम हुआ वो किस लिए हुआ? एक मैसेज ये पहुंचाते थे अंग्रेज सरकार को, जो भी पकड़ा जाता था, कहते जी और तो हम कुछ नहीं जानते, पर एक बात है, ये बम बनाने का काम पूरे देश में चल रहा है और एक दिन 1 घंटा निश्चित करके अंग्रेजों को मार के भगा दिया जाएगा। 80% को मार दिया जाएगा, जो 20% बचेंगे उनको कहा जाएगा कि जाना है तो जाओ, नहीं तो यहां के गुलाम होके रहो, सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप बन करके रहो। इस बुलंद इरादे के साथ क्रांतिकारी लगे हुए थे, देश विदेश में जन जागरण करते हुए, धन संग्रह, शस्त्र संग्रह करते हुए। इस देश के अंदर जिस प्रकार से वो कार्य में लगे हुए थे, अंग्रेज अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। और जैसे मैंने कल बताया, चंद्रशेखर और भगत सिंह चंद्रशेखर के उस दल का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का सदस्य बन गया था। तो पूरा पंजाब, वो बड़े वाला पंजाब, वो और पूरा उत्तर प्रदेश, इनमें तो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से फैलने लगी, और भी बाकी देश के लोग भी इनकी तरफ आने लगे, मिलने लगे, और अंग्रेज सरकार अपनी तरफ से लगी हुई थी, और क्रांतिकारी लोगों की गतिविधियां भी बहुत बड़े पैमाने पर गति ले रही थी, गति बढ़ रही थी। सारे देश के अंदर एक मैसेज जा रहा था, कुछ तो अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए इस देश के अंदर काम हो रहा है। ये साइमन कमीशन जो आया था, इसके बाद
हम बात कर रहे हैं आज चंद्रशेखर की मुख्य रूप से। इसके पुलिस द्वारा लाहौर के अंदर बहुत सख्ती हुई थी। पुलिस के द्वारा लाहौर, बाकी तो देश के अंदर जो हुआ सो हुआ, उसी में लाला लाजपत राय की शहादत हुई थी। इस एपिसोड को मैं दोबारा से उस सीन को आपके सामने नहीं रखूंगा। 2-3 बार लाला लाजपत राय जी की शहादत, लाहौर का वो सीन कैसे किस प्रकार से जो हुआ, लेकिन चंद्रशेखर और भगत सिंह ने ये संकल्प ले लिया था, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला हम अंग्रेज से लेंगे। जिस मिस्टर सैंडर्स के आदेश के से उस पर लाठी चार्ज हुआ था, लाठीचार्ज बहुतों पर हुआ था, और भी लोग जख्मी हुए थे, और भी लोग शहीद हुए थे, पर लाला लाजपत राय पंजाब के शेर, लाल बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, विपिन चंद्र पाल बंगाल के, लाला लाजपत राय पंजाब के, उन 3 शेरों में से एक शेर हम सबको छोड़ के उस सारे दुर्घटना में चले गए थे। तो चंद्रशेखर ने फैसला कर लिया। तो क्या हुआ, 17 दिसंबर 1920 को भगत सिंह और राजगुरु आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर ने सैंडर्स का, उस पुलिस ऑफिसर का ऑफिस अपनी रेकी में लिया हुआ है, घेरा हुआ है। सैंडर्स शाम को सायंकाल 6 बजे वो अपने ऑफिस से निकलता है बाइक पर अपने घर जाने के लिए। पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। भगत सिंह को लगा कि ये मरा नहीं है, तो आगे बढ़ करके भगत सिंह ने 4-6 गोलियां उसके शरीर को छलनी कर दी और वो वहीं ढेर हो गया। सैंडर्स नाम का वो अंग्रेज ऑफिसर, जिसके वो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स, जिसके आदेश से लाहौर में लाठीचार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय जी की शहादत हुई थी। अब ये 2 तो जा ही रहे थे, और उसका अंगरक्षक, सैंडर्स का अंगरक्षक, उसने भगत सिंह का पीछा किया। राजगुरु तो अपना काम करके निकल गए, भगत सिंह ने दूसरा अटेम्प्ट किया तो निकलने लगे थे, तो यह अंगरक्षक उसका पीछा करने लगा। चंद्रशेखर के नेतृत्व में इशारा हो रहा था। चंद्रशेखर आगे बढ़े और उस अंगरक्षक को एक ही गोली से ढेर कर दिया। चंद्रशेखर का निशाना कमाल का था। वो जितनी हम उनके साथ जुड़ी हुई घटनाएं देखते हैं, जहां कहीं भी पुलिस के साथ झड़प देखते हैं, तो उसके अंदर चंद्रशेखर का निशाना अचूक, तो वो वहीं ढेर हो गया। इस प्रकार से सैंडर्स का जो मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और अंग्रेजों को तो ये मैसेज गया कि भाई ये तो नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी मारेंगे, कैसे भी मारेंगे, कभी भी मारेंगे। और इस प्रकार से राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर के माध्यम से ये घटना जब सफल हो गई, तो सारे देश में समाचार चला गया। लोग आत्मविभोर हुए, प्रसन्न हुए कि हाँ, हमारे उस शेर को मारने वाले सैंडर्स का बदला ले लिया गया, उसको मार दिया गया पूरे देश के अंदर। और उससे युवाओं को प्रेरणा मिली, उनको सहयोग मिलने लगा। क्रांतिकारियों को जगह जगह के ऊपर, करो जो चाहिए, आपको पैसा चाहिए, शस्त्र चाहिए, ऐसा कई स्थानों के ऊपर क्रांतिकारी आके बताने लगे उन मीटिंग्स के अंदर चंद्रशेखर को कि भाई इस घटना ने तो कमाल कर दिया है। सारे देश के अंदर ये समाचार जिस प्रकार से गया, सहयोग मिलने लगा। और चंद्रशेखर के ही मार्गदर्शन में सरदार भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में जो बम विस्फोट किया था, उसके पीछे भी चंद्रशेखर का ही, चूंकि हम चर्चा आज चंद्रशेखर की कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की कर रहे हैं,
उनके साथ जुड़े हुए पात्र तो उनके नाम तो आएंगे आएंगे, लेकिन वो भी उन्हीं के। और एक आगे बढ़े तो लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन में एक बम विस्फोट हुआ था। यद्यपि महात्मा गांधी के उसके ऊपर कमेंट्स क्या थे, रिमार्क्स क्या थे, सहयोग तो उसने क्या देना था, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट डिलीवर की वो सारे देश ने सुनकर के वो सारे स्टन हो गए कि नहीं, हमको अंग्रेजों के सामने केवल गर्दन रखनी है, हमको मारना नहीं है, हमको हिंसा नहीं करनी। तो ये बात क्रांतिकारी तो नहीं मान सकते थे, और क्रांतिकारियों के शुभ चिंतक और समर्थक देश में बढ़ते जा रहे थे। गांधी इस मामले में देशभक्त और सज्जन लोगों को बुरा लगने लग पड़ा था, क्योंकि इस घटना पर वो चुप भी रह सकता था, सहयोग ना देता भाई। लेकिन चंद्रशेखर के नेतृत्व में ये सारी महान घटनाएं, ककोरी का भी मुख्य पार्टिसिपेंट्स, उसके अंदर उसका मुख्य हीरो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में वो कांड हुआ। लेकिन एक नहीं, उसके पहले भी और उसके बाद भी 20 जगहों के ऊपर, और अभी तक वो पकड़ा नहीं जा रहा, अभी तक वो पकड़ा नहीं जा रहा। चंद्रशेखर के आगे की घटना, आगे की यात्रा, चंद्रशेखर के आगे के कारनामे, उसका जीवन आगे कैसे बढ़ा और क्या क्या करना उसका बाकी था, और उसको क्या क्या अभी करके दिखाना था, कितने वल्वले थे उसके अंदर, कितने उमंगे हिलोरे ले रही थी उसके दिल के अंदर, क्या उसके दिमाग में आंखों में था। लेकिन एक बात याद रखनी होगी उसकी, मैं अभी केवल इशारे से बोल रहा हूँ, ये तीसरा एपिसोड दे रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि चौथे एपिसोड में मैं ये बात दे सकूं, और अगर ये 5 एपिसोड तक गई तो लास्ट में ही बताऊंगा, मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद रहूँगा। अब ये सिग्नल ये चौथे 5वें एपिसोड के अंदर बड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की अभी तक की यात्रा कितनी वैरायटी से भरी हुई है, कितने इंसिडेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होने के बाद भी ये व्यक्ति कहीं पकड़ा नहीं जा रहा, और कितना व्यवहार कुशलता के साथ समाज के अंदर रह करके भिन्न भिन्न वेश बदल करके काम भी कर रहा है, क्रांतिकारी संगठन भी बना रहा है, लोगों को इन्वॉल्व भी कर रहा है, सब कुछ करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऐसा विलक्षण महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद नाम उसको बाद में मिला, वो मैंने 2nd एपिसोड के अंदर आपको बता दिया था। अब एक बात आप हमको ध्यान रखनी है, जो मेरा कहने का भाव है, ये सारे अज्ञात अनगिनत नीम के पत्थर, मौन तपस्वी, भारत माँ की स्वतंत्रता के बेड़िया काटने के लिए खुद कट जाने वाले, सर्वस्व निछावर करने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत कर देने वाले अनगिनत, और इनको पढ़ाया नहीं गया, इनको सामने लाया नहीं गया। और वो दुष्ट काले अंग्रेजों ने तो स्पॉन्सर्ड अंग्रेजों के लोगों को, जिनको सरकार मिली थी, वो तो सुभाष चंद्र बोस का सौदा कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेगा आपके हवाले करेंगे। उसके बाद उसके घर का कैसे कैसे क्या क्या होता रहा, ये आ रहा है, सामने आएगा। नेहरू के पापों की अगर लिस्ट बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी भाई, बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी वो। लेकिन अभी एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, अतीत के झरोखे से वर्तमान को भी देखना पड़ेगा, और वर्तमान के झरोखे से अतीत को देखना पड़ेगा। अतीत केवल गौरव करने के लिए और रोने के लिए नहीं है, उसमें कुछ अगर गलत हो गया है हमारे से, हमारे बुजुर्गों के द्वारा कुछ कमी रह गई है, उससे शिक्षा लेना, वो गलती रिपीट ना हो। आज भी गद्दार इस देश के अंदर बहुत संख्या के अंदर दिख रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद ने हमको अलर्ट किया था। क्या कहा था? हमारा देश विदेशियों की फौजों के साथ लड़ के हार के गुलाम नहीं हुआ। हमारा देश अपने ही देश के गद्दारों के कारण, उसमें उस समय के राजा राजवाड़ों का भी बड़ा खेल था, और ये सिंध के राजा दाहिर से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक की लंबी श्रृंखला पंक्ति उन शूरवीरों की शौर्य
और वीरता के शिखर पर बैठे उन महापुरुषों को आपके सामने लाने का जो मेरा एक प्रयास है, आपको स्मरण कराने का, इनको श्रद्धांजलि देने का, संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा। कोशिश यही है हम अपना दायित्व पूरा कर सकें, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन हमको अपना बुजुर्ग कहने से मना करेंगी। अरे ये अपने पूर्वजों को याद नहीं रख सके, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता रूपी देवी के दर्शन जिन लोगों ने अपनी जान दे करके करवाए, जिस समाज को वो अपने अय्याशी में लग गया, अपने घर बनाने में लग गया, अपने निजी स्वार्थ में लग गया और फिर विदेशियों के षड्यंत्रों का शिकार होकर के हर मोर्चे पर ये समाज, यहाँ का जो रहने वाला समाज है, अनादिकाल से रह रहा है, इसको सोचना पड़ेगा। मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश आते रहेंगे, तमाशा करते रहेंगे, आप अपमानित होते रहोगे, कब तक? नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। मेरा कोशिश है कि मैं अतीत के उन बातों को सामने रखूं, उन शूरवीरों को भी रखूं, उन गद्दारों को भी रखूं, उन गलतियों को भी रखूं, उन अच्छी बातों को भी रखूं, लेकिन वर्तमान पर भी नजर चाहिए भाई। अगर वर्तमान के इन गद्दारों को हम नहीं पहचान सके तो गुलामी फिर से हमारा दरवाजे को नॉक कर सकती है। ये भ्रम छोड़ दीजिए, नहीं नहीं आप कुछ नहीं हो सकता। हुआ है ना भारत, ब्रह्म भारत, वृद्ध भारत, भारतवर्ष। अरे 1904, 1935, 1942, 1962 का भारत आपके सामने, ये कल की बातें हैं। सब निकला है, छोटा सा जो भारत बचा है, भारत माँ के और अंगना कटे, वो तब हो पाएगा जब हम सतर्क रहेंगे। और भारत माँ पर एहसान छोड़ दो यार, तुम ही नहीं बचोगे, तुम बचोगे तो भारत माँ बचेगी ना, भारत माँ बचेगी तो तुम बचोगे ना। इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है हम उन बुजुर्गों की विरासत को, परंपरा को आज की पीढ़ी के सामने रखें और अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे मिशन के साथ इस देश को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम आगे बढ़े। मेरा ये प्रयास उन सब महापुरुषों को स्मरण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, ये संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा और कविता के द्वारा। अगर ये मेरा प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद। बंदो आप करोगे।